नमस्कार, आप देख रहे हैं HNN 24x7 और मैं हूं आपके साथ निशि भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड से आई कुछ खास खबरों के साथ। शुक्रवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी नैनीताल दौरे पर पहुंचे, जहां उनका बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ ही भारी संख्या में जुटी भीड़ ने भव्य स्वागत किया। विधानसभा क्षेत्र भीमताल में आयोजित कार्यक्रम में सीएम धामी ने करोड़ों के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। साथ ही विशाल जनसभा को संबोधित कर डबल इंजन सरकार की उपलब्धि गिनाते हुए कहा कि बीजेपी की सरकार में तेज गति से विकास हो रहा है। अनेक लोग आज रिवर्स पलायन कर रहे हैं, जो दुनिया और देश के विभिन्न स्थानों पर चले गए थे, वो वापस अपने घरों को लौट रहे हैं। अपना रोजगार और अपना स्वरोजगार उन्होंने प्रारंभ कर दिया है। इसके साथ ही नीति आयोग भारत सरकार के द्वारा जारी सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में हमारे राज्य को पूरे देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। भाइयों बहनों, उस इंडेक्स में उत्तराखंड पहले नंबर पर आया है। बेरोजगारी दर में 4.4% की कमी लाकर हमारे राज्य ने राष्ट्रीय औसत को भी पीछे छोड़ने का काम किया है। इसके अलावा भारत सरकार के राज्य खनन सूचकांक तत्परता सूचकांक में उत्तराखंड को श्रेणी सी के देश में हमारे दूसरा स्थान हमारे राज्य को मिला है। हमें 200 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि पुरस्कार के रूप में भारत सरकार ने दी है। किसानों की आय वृद्धि करने में भी देश भर में हमारा पहला स्थान आया है। मत्स्य विकास के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने में भी हमें राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। भाइयों बहनों, हम नैनीताल जनपद को एक आदर्श और श्रेष्ठ जिला बनाने के उद्देश्य से अनेक विकासपरक योजनाओं के माध्यम से निरंतर कार्य कर रहे हैं। जहां नैनीताल के गेठिया में 100 बेड की क्षमता वाले मानसिक चिकित्सालय का निर्माण कार्य प्रगति पर है, वहीं हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में राजकीय कैंसर संस्थान का निर्माण कार्य भी तेजी के साथ चल रहा है। इसके साथ ही कसिया लेक, नकुचियाताल, हल्दूचौड़ और बरदो में आयुर्वेदिक चिकित्सालयों का निर्माण कार्य भी कराया जा रहा है। इतना ही नहीं, आज हमने नैनीताल, भीमताल, रामनगर और लालकुआ विधानसभा क्षेत्रों में अनेक विकास योजनाओं की सौगात देकर इस पूरे क्षेत्र के समग्र विकास के अपने संकल्प को दोहराने का काम भी किया है। इसके अलावा हमने आज एक और जहां भीमताल में कई मोटर मार्गों का यहाँ पर लोकार्पण और शिलान्यास किया है, वहीं जड़गांव तल्ला में प्राथमिक विद्यालय भवन का निर्माण कराने के साथ ही जाड़ापानी माध्यमिक विद्यालय में विज्ञान एवं प्रयोगशाला, कंप्यूटर प्रयोगशाला तथा पुस्तकालय कक्षों का निर्माण भी कराया है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार संपूर्ण राज्य के विकास के साथ साथ अपने सांस्कृतिक मूल्यों और डेमोग्राफी को भी संरक्षित रखने के लिए पूरी तरह से संकल्पबद्ध होकर काम कर रही है। जहां हमने प्रदेश में एक और सख्त धर्मांतरण रोधी कानून लागू किया है, वहीं हमने एक दंगा नियंत्रण के लिए, दंगा रोकने के लिए दंगा रोधी कानून लागू किया है। वहीं लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद जैसी मुल्लावादी कट्टर प्रवृत्तियों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की है। बनभुलपुरा का उदाहरण आप सभी ने देखा होगा। हमारी सरकार ने जब बनभुलपुरा क्षेत्र में दंगा हुआ था, उन दंगाइयों के खिलाफ इतनी कठोर कार्रवाई करी थी, कड़ी कार्रवाई की थी कि आज भी कोई भी व्यक्ति अब सरकारी जमीन पर कब्जा करने से पहले 100 बार सोचता है, और जिन्होंने कर लिया है आजकल वो स्वयं ही उस कब्जे वाले स्थान को खाली कर रहे हैं, अपने कब्जों को स्वयं ही तोड़ रहे हैं। परंतु जब हम ये सब काम कर रहे हैं तो पूरे प्रदेश के लोग खुश हो रहे हैं। हमारे पूरे प्रदेश के लोगों में एक उत्साह का वातावरण है कि यहाँ की डेमोग्राफी, यहाँ के संस्कृति, यहाँ के सांस्कृतिक मूल्य खराब नहीं होंगे, देवभूमि का मूल अस्तित्व खराब नहीं होगा। लेकिन हमारे कांग्रेस के मित्र हमारे द्वारा जो हम लैंड जिहाद पर कार्रवाई कर रहे हैं, उस लैंड जिहाद पर कार्रवाई करने पर भी उनको दिक्कत हो रही है। भाइयों बहनों, इन्हें लैंड जिहाद करने वाले अच्छे लगते हैं। कांग्रेस ने हमारी देवभूमि की डेमोग्राफी को बिगाड़ने के ऐसे ऐसे स्थानों पर विशेष समुदाय के लोगों को बसाने का काम किया है, जहां कभी उस समुदाय के लोगों का कोई नामो निशान नहीं होता था, कोई अस्तित्व नहीं होता था। ऐसे स्थानों पर भी वो लोग बस गए हैं। हाल ही में मेरे संज्ञान में यही इसी के आसपास इसी क्षेत्र का भी एक मामला आया है, जहां जंगलों के बीच में बड़े स्तर पर कब्जा करके एक अवैध इमारत
खड़ी कर दी गई है। आज के इस अवसर पर मैं आप सबको आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम देवभूमि में धर्म की आड़ में होने वाले इस लैंड जिहाद को किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसे सभी निर्माणों को मिट्टी में मिलाकर ही दम लेंगे भाइयों बहनों। उनकी साफ सफाई का अभियान हमारा चलता रहेगा। पर जब हम प्रदेश में ऐसे स्थानों पर हुए अनेक अवैध अतिक्रमणों को हटाते हैं, जहां पर हरा कपड़ा, पीला कपड़ा, नीला कपड़ा डालकर हमारी सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों के, अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, तो इससे कांग्रेस के लोगों को बड़ी परेशानी होती है। वो मानते हैं कि देवभूमि पर चादर बिछाकर कब्जा करने वालों का उतना ही अधिकार है जितना आप लोगों का है भाइयों बहनों। क्या उनका उतना अधिकार हो सकता है क्या? आप ही बताइए, ऐसे कब्जा करने वालों को देवभूमि में अस्तित्व रहना चाहिए क्या? क्या हमें इनके खिलाफ कार्रवाई बंद कर देनी चाहिए? अरे जोर से बोलिए, कार्रवाई करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? हमारी माताएं बहनें यही बताएगी, ऐसे लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? हमारी सरकार ने राज्य में हो रहे ये सुनियोजित लैंड जिहाद पर सख्त कार्रवाई करते हुए अभी तक 10,000 एकड़ से अधिक जमीन इन लैंड जिहादों से मुक्त कराने का काम अभी तक हमने कर दिया है। लेकिन कांग्रेस की आंखों पर वोट बैंक की पट्टी चढ़ी है। उसके चक्कर में उनको कहीं लैंड जिहाद नजर नहीं आता है। अब इसी के साथ उत्तराखंड में मानव वन्यजीव संघर्ष तेजी से बढ़ रहा है। खासकर तेंदुए और भालू के हमले से लोगों की जान खतरे में है। आए दिन प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में गुलदार और भालू के हमले की घटना सामने आती है, जिसको लेकर वन मंत्री सुप्पू उनियाल ने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग और इस साल अत्यधिक बारिश होने के कारण जानवरों के स्वभाव में बदलाव और उग्रता देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से लोगों में परेशानी यहाँ पर देखने को बढ़ रही है। जहाँ पहाड़ों पर स्कूल जाने में बच्चों को जंगली जानवरों से बचाने के लिए उन्हें एस्कॉर्ट देने जैसे कदम उठाए जा रहे हैं, तो वहीं सरकार ने मुआवजे की राशि और वन विभाग की निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। देखिए, कुल मिलाकर के ये बड़ी कुछ समय से पिछले कुछ समय अगर आप देखेंगे तो भालू की प्रवृत्ति और गुलदार के हमले से वन्यजीव मानव संघर्ष की घटनाएं बढ़ी। इसी को लेकर समीक्षा बैठक की कि किस तरह से इसको और प्रभावी ढंग से तो अंकुर लगाया जा सके, उसके लिए क्या किया जाना चाहिए, उसको लेकर के बैठक भी है जिसमें विभाग के प्रमुख सचिव, अपर सचिव और मैं और मुख्यमंत्री जी सब लोग इसमें और कमिश्नर कुमाऊं गहन इस पर चर्चा हुई। और महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने विशेष बता दें कि तख्त ग्रहण जागरूकता कार्यक्रम में शिरकत की और उन्होंने बताया कि CWC और JJ बोर्ड और साथ ही साथ जिला प्रभूषण अधिकारी सहित सभी संबंधित विभाग एक साथ मौजूद रहे। विभिन्न राज्यों से आए अभिभावक आवेदकों ने भी अपने अनुभव को साझा किया। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम का लक्ष्य है कि प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में कोई भी बच्चा परिवार विहीन ना रहे और हर अनाथ बच्चे को परिवार का संरक्षण मिल सके। मंत्री ने बता दें कि तख्त ग्रहण प्रक्रिया में आने वाली कठिनाइयां, लंबी प्रक्रिया, डॉक्टर्स के रिक्त पदों और राज्य के अभिभावकों को प्राथमिकता देने जैसे मुद्दों पर भारत सरकार में संवाद कर समाधान निकालने की भी बात कही है, ताकि तख्त ग्रहण व्यवस्था और अधिक सरल और प्रभावी हो सके। देखिए, विशेष दत्तक ग्रहण जागरूकता का कार्यक्रम आज का रहा है, जिसमें हमारे CWC से लेकर हमारे JJ बोर्ड से लेकर हमारे जिला प्रवेशन अधिकारी से लेकर सभी आज यहाँ पर उपस्थित रहे हैं। साथ साथ में अन्य प्रदेशों के जो आवेदक रहे हैं, जो कारा या सारा में आवेदन करते हैं बच्चों के एडॉप्शन को लेकर, वे भी रहे हैं। उनने अपने अनुभवों को साझा भी किया है
और मैं समझती हूँ कि इस प्रकार की अवेयरनेस से निश्चित रूप से हमारे चाहे प्रदेश में हो या हमारे देश में हो, एक भी बच्चा जो है वो परिवार विहीन ना हो। हर बच्चा जो यदि कहीं अनाथ है तो उसे उसे प्राप्त हो। इस लक्ष्य को संकल्पित करके जो है हम लोग आगे बढ़े, ताकि जो है हमारा हर बच्चे को कोई ना कोई संरक्षण, कोई ना कोई एक परिवार को पूर्ण होने का अवसर उनको हम दे पाए। मैं समझती हूँ इस प्रक्रिया में जो जो चीज़ें हमारे को अड़चनें आई हैं उसको लेकर आगे भविष्य में काम करेंगे, चाहे दत्तक ग्रहण के लंबी प्रोसेस का विषय हो, चाहे वो डॉक्टर के रिक्त पदों का विषय हो, और चाहे अपने स्टेट में ही सबसे पहले यदि बच्चे एडॉप्शन में की प्रक्रिया में आते हैं तो हमारे स्टेट के ही अभिभावकों को पहले प्राथमिकता में मिले, इसको लेकर भारत सरकार में संवाद कायम किया जाएगा। उत्तराखंड की खेल मंत्री रेखा आर्या ने राज्य की बहुप्रतीक्षित स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को लेकर भी एक बड़ा अपडेट दिया है। मंत्री ने बताया कि गोलापाल में लगभग 33 एकड़ भूमि जो कि इंदिरा गांधी फुटबॉल स्टेडियम से सटी हुई है, उसके हस्तांतरण को लेकर राज्य और केंद्र सरकार के बीच सैद्धांतिक सहमति बन चुकी है। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द ये भूमि खेल विभाग के नाम हस्तांतरित कर दी जाएगी। रेखा आर्या ने विश्वास जताया है कि साल 2026 तक भूमि पूजन से लेकर कक्षाओं के संचालन तथा सभी प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। देखिए, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को लेकर हम सब लोग लगातार इसके अपडेट से वाकिफ है, और वर्तमान अपडेट ये है कि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी गोलापार में जो लगभग 33 एकड़ लैंड हमारे को इंदिरा गांधी क्रिकेट स्टेडियम से लगती हुई जो भूमि है उसकी आवश्यकता रही है, जिसको लेकर केंद्र सरकार के साथ में सैद्धांतिक सहमति बन गई है। और मैं समझती हूँ कि बहुत जल्द माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास जिस प्रकार से हैं, बहुत जल्द जो है भूमि हस्तांतरण की कार्रवाई भी जो है वह स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के नाम पे हो जाएगी। फिर उसके बाद में 2026 में ऐसा मानती हूँ कि वहाँ पर भूमि पूजन से लेकर कक्षा स्टार्ट करने तक में हम लोग सफलता प्राप्त करेंगे, और बहुत जल्द जो है स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो है वो उत्तराखंड को समर्पित की जाए। बातचीत में कहा है कि इस साल केदारनाथ यात्रा बेहद सुव्यवस्थित रही है, जिसे लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि मास्टर प्लान के तहत केदारपुर दिव्य भव्य रूप से यहां पर तस्वीरें बदल रही। आस्था पथ, शंकराचार्य समाधि और व्यवस्थाओं के लगातार सुदृढ़ होने से श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ी है। व्यापारी, घोड़ा खच्चर संचालकों और कैंप संचालकों की जो समस्याएं हैं उन पर जल्द बैठक कर समाधान निकाला जाएगा। तो वहीं भालू बाघ के बढ़ते आतंक पर भी चिंता जताते हुए उन्होंने वन विभाग को और सतर्क रहने की सलाह दी है। भाजपा विधायक आशा नौटियाल जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। मैडम, बहुत बहुत स्वागत आपका चैनल पर। धन्यवाद। मैम, जिस तरह से देखा जाए कि इस बार चारधाम यात्रा बहुत अधिक रही और जो है इतनी परिस्थितियां भी रही, उसके बावजूद भी 51 लाख के आसपास जो है आंकड़ा पहुंचा, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं HNN न्यूज़ का भी धन्यवाद करूंगी, क्योंकि आप लोगों के माध्यम से भी यात्रियों को प्रेरित करना, यात्रा व्यवस्था को जिस तरह से सुचारू रूप से चल रही थी लगातार उसको दिखाना, जिससे मुझे लगता है कि यात्रियों ने भी और जो श्रद्धालु हैं उन्होंने देख करके ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यात्री केदारनाथ पहुँचे हैं। और निश्चित तौर पर मैं प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने यात्रा व्यवस्था पे जिस तरह से गहराई से ध्यान दे करके वहाँ की व्यवस्थाओं को चुस्त और दुरुस्त करने का काम किया है। BKTC ने भी अपने माध्यम से केदारपुरी को सुव्यवस्थित करने का काम किया, और वहाँ के जो तीर्थ पुरोहित हैं, जो केदार सभा है और तमाम अधिकारी जो हमारे हैं, सब लोगों ने जिस तरह से वहाँ ध्यान दिया, उसका ही नतीजा है कि वहाँ पर चारों धामों में से सबसे ज़्यादा श्रद्धालु केदारनाथ में पहुँचे हैं और सुव्यवस्थित यात्रा करके लोगों ने भगवान के दर्शन किए और पुण्य का लाभ लिया है। आप क्योंकि केदारनाथ से ही विधायक आती हैं, वही विधानसभा है, और ऐसे में वहाँ पर जो है इस बार अधिक संख्या में श्रद्धालु पहुँचे, परिस्थितियाँ भले ही कठिन रही, लेकिन अगर देखा जाए तो मास्टर प्लान का काम वहाँ पर लगातार चल रहा है। ऐसे में अब अगली जो यात्रा है उसके लिए किस तरह की तैयारियाँ की जा रही हैं और मास्टर प्लान पर किस तरह से काम हो रहा है ताकि जल्द से जल्द काम हो सके और लोगों को उसका फ़ायदा मिल सके?
देखिए, मैं आपके माध्यम से न्यूज़ एचएनएन के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का भी धन्यवाद करूंगी, जिन्होंने आपदा के बाद वहाँ केदारपुरी के पुनर्निर्माण के लिए और मास्टर प्लान के आधार पर वहाँ पर काम चल रहा है। आज आप आस्था पथ देखेंगे, आज आप केदारपुरी का तमाम शंकराचार्य समाधि देखेंगे, वहाँ पर तमाम जिस तरह से व्यवस्थाएं की जा रही हैं, वो एक दिव्य और भव्य केदारपुरी का निर्माण हो रहा है। और इसमें हमारे आदरणीय मोदी जी का और मैं धामी जी का धन्यवाद करूंगी। वहाँ के स्थानीय जो तीर्थ पुरोहित हैं, उन्होंने जिनका लगातार सहयोग रहता है निर्माण कार्य को करने में, और हमारा जो प्रशासन है, जो वीकेटीसी है, उन सब लोगों का सहयोग रहता है। और वहाँ पे दिव्य और आने वाले समय में भी दिव्य और भव्य केदारपुरी में जिस तरह से लोगों की आस्था बढ़ती जा रही है, तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में भी जैसे मोदी जी ने वहाँ पर रोपवे का भी की भी स्वीकृति दी है, बहुत जल्दी रोपवे का भी काम प्रारंभ होगा और श्रद्धालुओं की संख्या और अधिक बढ़ेगी। लेकिन देखा जाता है कि जितनी प्लानिंग की जाती है कि इतने श्रद्धालु वहाँ पर पहुँचेंगे, उससे अधिक शंका रहती है। और इस बार जो है कितनी प्लानिंग की जा रही है, क्योंकि जो है व्यवस्थाओं में कमी ना आए, किसी प्रकार की किसी श्रद्धालु को दिक्कतों का सामना न करना पड़े, उसके लिए क्या अभी से प्लानिंग करनी शुरू कर दी गई है? देखिए, अभी हम लोगों ने और हमारे प्रशासन ने, जिलाधिकारी ने माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों पर जिस तरह से पिछले साल माननीय मुख्यमंत्री जी ने शीतकालीन यात्रा को ओंकारेश्वर मंदिर ऊखी मठ से प्रारंभ किया था, ठीक इसी वर्ष भी हम सभी लोगों ने वहां पर शीतकालीन यात्रा को प्रारंभ किया और बहुत ज़्यादा लोगों ने वहां पर मतलब आकर के उस शीतकालीन यात्रा को प्रारंभ करने में, और जो अन्य लोग जो दूर दूर से भी वहाँ पर श्रद्धालु आए थे, तो निश्चित तौर पर अभी से जो केदारनाथ यात्रा की तैयारियां हो रही हैं, वो शीतकालीन यात्रा से भी हो रही है। क्योंकि लोग जो आते हैं ओंकारेश्वर मंदिर में दर्शन करते हैं, तो निश्चित तौर पर वो जब अपने गंतव्य को जाते हैं तो उससे एक माहौल बनता है कि हमने केदारनाथ जाना है। तो धीरे धीरे इसी तरह से जिस तरह से शीतकालीन यात्रा बढ़ती जा रही है, उसी तरह से उसके बहुत अधिक संख्या में केदारनाथ जी की भी यात्रा बढ़ रही है। व्यवस्थाएं कोशिश करते हैं कि व्यवस्थाएं चुस्त और दुरुस्त हों, लेकिन बहुत ज़्यादा संख्या आती है तो उसको व्यवस्थित करना पड़ता है। लेकिन कभी भी ऐसी कोई समस्या नहीं आई कि लोगों को वहाँ पे रहने की दिक्कत हो रही हो या किसी प्रकार से। बहुत सारे हमारे लोगों ने वहाँ पे टेंट कॉलोनियाँ लगाई हैं। लोग कैंपों के माध्यम से, हमारे जो युवा हैं, उन्होंने उनके सहयोग से वहाँ पे बहुत ज़्यादा व्यवस्थाएं तैयार की जाती हैं और यात्रियों को जो सुख सुविधा जो उनको चाहिए वहाँ पे साधन, उन साधनों को पर्याप्त मात्रा में वहाँ पे व्यवस्था की जाती है। धन्यवाद मैम, कितना कीमती समय देने के लिए। तो आप सुन रहे थे भाजपा विधायक आशा नौटियाल जी को सुन रहे थे, जहां उन्होंने जो है भालू और बाघ के आतंक पर जो है बात रखी। उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि ऐसे जो आंदोलन होते हैं, धरना प्रदर्शन होते हैं, उनमें संयम बरतने की भी आवश्यकता है। कैमरा पर्सन अर्जुन बिष्ट के साथ में योगेश आर्य, H24/7 देहरादून। अब इस बीच बीजेपी के विधायक विनोद चमोली ने कहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि वो हमेशा मैदान में सक्रिय रहने वाले नेता है। शपथ ग्रहण के बाद से वो लगातार प्रदेश के दौरे करते आए हैं और कभी वो खेतों में हल चलाते हुए किसानों के बीच पहुंचते हैं, तो कभी बच्चों और गरीबों के पास, तो कभी दुरुस्त गांव के बीच पहुंचकर समस्याओं को सुनते हैं। चमोली ने कहा है कि चुनावी साल के दौरे और बैठकों का बढ़ना स्वाभाविक है, लेकिन विपक्ष का ये कहना बिल्कुल असत्य है कि मुख्यमंत्री केवल चुनाव के समय में ही सक्रिय होते हैं। उन्होंने कहा कि सीएम धामी हर समय जनता के लिए उपलब्ध रहते हैं। किसी भी आपदा या फिर दुर्घटना के बाद सबसे पहले ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर राहत कार्य की कमान संभालते हैं। चमोली ने कहा कि इतना संवेदनशील, कर्मठ और जमीन से जुड़ा मुख्यमंत्री मिलना किसी भी राज्य के लिए सौभाग्य की बात है। आप मुख्यमंत्री जी का पीछे का ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। मेरा मुख्यमंत्री जिस दिन से शपथ ग्रहण की है तब से लेके आज तक मूविंग है, चलायमान है। वो लगातार प्रदेश के दौरे करते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, यहाँ तक कि खेतों में हल लगाने तक पहुँच जाते हैं। मैंने देखा है कई बार, बच्चों के बीच में पहुँच जाते हैं, गरीबों के बीच में पहुँच जाते हैं, गाँव तक जाते हैं। तो मेरे मुख्यमंत्री को सिर्फ ये नहीं कि इस समय वो मूवमेंट कर रहे हैं, वो लगातार मूवमेंट कर रहे हैं। ये बात सही है कि भाई चुनावी वर्ष है तो थोड़ा मूवमेंट बढ़ेगा,
और बैठकों के दौर भी बढ़ेंगे, विषय भी हो सकता है थोड़ा सा और बेहतर तरीके से सामने आएंगे। ये परिवर्तन तो आ सकता है, ये इजाफा तो उसमें हो सकता है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि मेरा मुख्यमंत्री अब निकल रहा है। मेरा मुख्यमंत्री लगातार मूवमेंट में रहता है। पूरे देश के साथ साथ उत्तराखंड में भी एसआईआर को लेकर तैयारियां तेज होती दिख रही हैं। वहीं एसआईआर की जरूरत को बताते हुए बीजेपी विधायक विनोद चबोली ने कहा कि देश में समय समय पर घुसपैठ और आतंकवादी घटनाओं को देखते हुए एसआईआर की जरूरत है। साथ ही उत्तराखंड में भी प्राइमरी तौर पर एसआईआर को शुरू कर दिया जा रहा है और एक विजन के रूप में भारतीय जनता पार्टी भी सभी बूथ पर पीएलए को नियुक्त कर रही है। चमोली ने बताया कि गलत लोग मतदाता न बन पाए और सही लोग मतदाता बनने से छूट ना पाए, इसलिए ये कार्य जरूरी है। देखिए, पहली बात तो यह है कि एसआईआर इस समय पूरे देश की आवश्यकता है। जिस प्रकार इस देश में घुसपैठ हो रही है और बाद में हम लोग जब सर्च चल रहा है तो उसमें बांग्लादेश के बहुत सारे लोग पकड़े जा रहे हैं, यहाँ तक कि पाकिस्तानी नागरिक भी पकड़े गए हैं और आतंकवादी घटनाएं बढ़ रही है। उन घटनाओं के तार अपने देहरादून तक जुड़े हुए मिलते हैं। तो ये सारे घटनाक्रम इसलिए बढ़ रहे हैं कि विदेशी घुसपैठ यहाँ पर हुई है और उस घुसपैठ को रोकने के लिए, उनको मतदान में हिस्सा न लेने देने के लिए ये एसआईआर की आवश्यकता महसूस हुई। और आज उत्तराखंड में भी एसआईआर का एक प्राइमरी तौर पर इसका प्रारंभ हुआ है, उसका एवोल्यूशन हो रहा है। इवैल्यूएशन हम लोग कर रहे हैं कि कैसे करके उसको आगे बढ़ाना चाहिए और पार्टी भी इसमें पूरी तरह मुस्तैद है। हमारे BLO2 हम लोग अपॉइंट कर रहे हैं जो बाकायदा इस पूरे जो अपना रिवीजन है, इंटेंसिव रिवीजन है, इस पर अपनी नज़र रखेंगे और गलत लोग मतदाता बन ना पाए और सही लोग छूट ना पाए, ये हमारा सूत्र है। इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए हैं। बैठक में राज्य में अब स्पेशल टाउनशिप विकसित कर नियोजित विकास के लिए उत्तराखंड टाउन प्लानिंग स्कीम में संशोधन को मंजूरी मिल चुकी है। वहीं बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता मथुराधर जोशी ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि जगह जगह अर्बनाइजेशन हो रहा है, गाँव शहर में बदल रहे हैं, जगह जगह नगर पंचायत और नगर पालिका बनाई जा रही है। सरकार ने जो फैसला लिया है वो पहाड़ों पर विकास को लेकर और पलायन रोकने के लिए बहुत प्रभावी साबित होगा। आगे उन्होंने कहा कि विकसित गाँव को अगर टाउनशिप में परिवर्तित किया जाएगा तो उसमें सीवर, बिजली, सड़क की सुविधा और सही रूप से भी की जाएगी, जिससे लोगों के जीवन में खुशहाली आएगी। बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। जगह जगह पर आपने देखा होगा अर्बनाइजेशन का डेवलपमेंट हो रहा है, शहरीकरण हो रहा है, गांव शहरों में तब्दील हो रहे हैं और वहाँ पर हमने बहुत सी जगह तो नगर पंचायतों का भी निर्माण किया है, नगर पालिकाओं का निर्माण किया है और सरकार ने निर्णय लिया है क्योंकि नई टाउनशिप आपको बसानी पड़ेगी, आपको जन सुविधाएँ देनी पड़ेंगी। अगर आप जन सुविधाएँ दोगे तो निश्चित रूप से उससे पलायन भी रुकेगा और लोगों की आवाजाही भी बढ़ेगी और ये स्वागत योग्य कदम है और मैं समझता हूँ कि ये निर्णय तो पहले सरकार ने लेना चाहिए था। खैर ठीक समय पर निर्णय लिया है और निश्चित रूप से जो हमारे गांव विकसित गांव हैं उन पर अगर उनको हम शहरीकरण की दिशा में जो शहरों में सुविधाएं होती हैं, सीवर की, पानी की, बिजली की, रोड कनेक्टिविटी की सुविधाएं होती है, अगर उन सुविधाओं को देंगे तो निश्चित रूप से हमें टाउनशिप डेवलप करने में आसानी होगी। इसी के साथ जसपुर में रोडवेज बस स्टैंड को लेकर जो मामला है वो फिर से गर्मा उठा है। लंबे समय से जसपुर में बस अड्डे की मांग हो रही थी, जिसे सरकार ने मंजूरी भी दे दी है, लेकिन बस स्टैंड के लिए पीएसपी कॉलेज के पीछे चिन्हित जमीन पर अब विवाद खड़ा हो गया है। पीएसपी इंटर कॉलेज के प्रबंधक सुभाष चंद्र अग्रवाल ने चिन्हित जमीन पर आपत्ति जाहिर की है। आरोप लगाया कि ये जमीन 1947 में स्कूल के कब्जे में है और बस स्टैंड बनने से स्कूल के बच्चों को काफी दिक्कतें होंगी। उन्होंने बताया कि कॉलेज प्रबंधन की ओर से जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी और सचिवालय को पत्र भेजा गया है। हमें पता लगा था अखबार के माध्यम से कि विद्यालय के पीछे वाली जमीन जो गवर्नमेंट ने कॉलेज बनते हुए 1947 में से ही वो हमारे कब्जे में है। हमारे क्या मतलब कॉलेज कब्जे में है। तो
उस पर वो चाह रहे हैं कि वो लगा दें, बस स्टैंड बना दें, जबकि उस सब हमें बहुत समस्या है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था कैसे चलेगी, और रोडवेज की बसें स्टार्ट होंगी और बंद होंगी, हौच पौच हो जाएगा सारा मामला। जो उस साइड में हमारे यहाँ से करीब 34-35 विंडो खुली हुई हैं, उनमें सब आवाज भी आती है, हवा भी आना जाना, वेंटिलेशन भी रहता है, तो सबके लिए जो है बहुत परेशानी हो जाएगी। पढ़ाई पढ़ाई हो ही नहीं पाएगी। मुख्यमंत्री जी को भी भेजा है और डीएम साहब को भी भेजा है, एसडीएम को भेजा है। सीमांत प्रखंड ज्योतिर्मठ के दुरुस्त गांव मोल्टा में बीएसएनएल संचार निगम की ओर से मोबाइल कनेक्टिविटी सेवा नवंबर के तीसरे हफ्ते से विधिवत शुरू कर दी गई है, लेकिन उद्घाटन के बाद से अब ग्रामीणों को अभी तक ना तो बीएसएनएल की मोबाइल संचार सेवा का लाभ मिल पाया है और ना ही ये टावर काम कर रहे हैं। ग्रामीणों को बीएसएनएल सिम खरीदने पर एजेंट की ओर से बीएसएनएल ऐप पर कार्य होने के चलते सिम नहीं चलने की बात कही जा रही है और सबसे मोबाइल फोन बता दें कि शोपीस बनकर रह चुके। इस संबंध में ग्राम प्रधान मोल्टा संगीता देवी ने बताया कि आज़ादी के बाद से जाकर अब मोल्टा क्षेत्र के ग्रामीणों को बीएसएनएल की संचार सेवा सुविधा उपलब्ध हो पाई है, लेकिन ग्रामीण ज्योतिर्मठ में लगातार बीएसएनएल का सिम खरीदा तो जा रहा है, लेकिन ना तो सिम एक्टिव हो रहा है और ना ही टावर से सिग्नल मिल रहा है। फिलहाल इन खबरों में इतना ही। आप देखते रहिएगा HN24/7। नमस्कार।